नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम डॉक्टर से स्पीक में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आपकी जो भी समस्याएं हैं कोविड को लेकर के, आप उन समस्याओं को हमारे सामने यहाँ पर रख सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स डॉक्टर यहाँ पर जुड़े होते हैं और वो आपकी समस्याओं का जवाब यहाँ पर देंगे। और साथ ही साथ हमारा सोशल मीडिया पेज है फेसबुक पर डीडी न्यूज़ लाइव, आप उस पर भी जाकर कमेंट कर सकते हैं और अपना सवाल आप वहाँ पर लिखेंगे तो आपके सवाल को हम यहाँ पर एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे और आपको आपका जवाब मिलेगा। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मेरे साथ होंगी मेरी सहयोगी रुकमा। Hello Chandrasekhar, and a warm welcome to all our viewers as well once again to Dr. Speak, in which we invite you to send in your queries, either post them on social media on Facebook and Twitter, or you can call us on our helpline numbers and on a number that's there flashing on the screen, and ask any question, whether it is related to COVID treatment, vaccination, post-COVID treatment, anything. We have an expert group of panelists who will answer your questions. बिल्कुल। और हमारे साथ तीन खास मेहमान आज इस वक्त पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सौमित्र रावत हैं, मेंबर हैं कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स, चेयरमैन एंड हेड जीआई सर्जरी सर गंगाराम हॉस्पिटल से। हमारे साथ प्रोफेसर सुशील गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ से। हमारे साथ डॉक्टर परमजीत सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड नोडल ऑफिसर कोविड-19 उत्तराखंड से। आप तीनों का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सौमित्र रावत से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम स्थिति की बात करें तो अब जो कोरोना के आंकड़े हैं, पूरे देश के हम आंकड़े देख रहे हैं, वो काफी नीचे आ गए हैं। ये 1 लाख से बिल्कुल नीचे अब आ चुके हैं। इस स्थिति को आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? चंद्रशेखर जी, थैंक्स ए लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक ये राहत है कि जो कोरोना केसेस हैं वो लगातार कम आ रहे हैं। आज के दिन 86,000 केसेस आए हैं, जो कि लोएस्ट हैं 66 डेज में। तो 66 दिन के बाद हमारे पास इतने कम केसेस आए हैं और डेथ के नंबर भी कम हो रहे हैं, रिकवरी ज़्यादा हो रही है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो पॉजिटिविटी रेट है वो 4.62 रह गया है। और जो वैक्सीनेशन बीच में थोड़ा सा लड़खड़ा गई थी वो भी पिकअप हो गई है। जैसे कि आपने देखा होगा, 1 हफ्ते पहले जो वैक्सीनेशन लग रहे थे वो करीब 20-25 लाख के करीब लग रहे थे, अब वो 30 लाख से ऊपर हो गए हैं। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि सेंटर ने वैक्सीनेशन अपने कंट्रोल में ले लिया है, उससे वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और जैसा कि लक्ष्य है और गोल है कि जो सारे के सारे सिटीजन जो एलिजिबल हैं 18 साल से ऊपर, लगभग 90 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसको इस साल के अंत तक सब लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी। और जो कि रैंप अप हो रहा है वैक्सीनेशन के लिए, जैसे कोवैक्सीन है, अब जो है 5-6 कंपनियां कोवैक्सीन को बनाने के लिए बोल दिया है। और जुलाई अगस्त से जो कोविशील्ड है लगभग 11 करोड़ हर महीने बनेगी। कोवैक्सीन लगभग आपकी 8 से 10 करोड़ बनेंगी। और अभी लास्ट वीक गवर्नमेंट ने जो बायोलॉजिकल ई है उसके साथ भी गवर्नमेंट ने पेमेंट करी है 30 करोड़ वैक्सीनेशन लेने की। और जो स्पुतनिक वी है वो हमारे पास है ही। हमें ये समझना होगा 3 वैक्सीन हैं अभी जो कि रिकॉग्नाइज्ड है इंडिया में, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक। उसके साथ साथ बायोलॉजिकल ई के फेज 1 और फेज 2 ट्रायल में बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं, जिससे कि गवर्नमेंट ने प्रिक्योर करने के लिए बोला है। उसके साथ साथ और है ज़ाइकोव डी है, उसका भी फेज 3 ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। एक कोवावैक्स है जिसका भी फेज 3 ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। HCOG-19 है, वो मैसेंजर RNA बेस्ड है,
उसमें भी फेज 1 एंड 2 ट्रायल चल रहा है। और भारत बायोटेक ने, जो कि मोदी जी ने कल बोला था, हमारे प्रधानमंत्री ने, उसकी इंट्रानेजल वैक्सीन है और अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे निकलेंगे तो इंट्रानेजल जो वैक्सीन है बहुत जल्दी से हम दे पाएंगे। सो द फ्यूचर लुक ब्राइट एंड फ्यूचर लुक हेल्दी। लेकिन वही है जैसा कि आपने बोला है, जब तक कि वैक्सीन का पूरा हम नहीं करते हैं, कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल को हमको फॉलो करना है। आप भी बार बार बोलते हैं, मैं भी बार बार बोलूंगा, एक बार फिर बोलूंगा कि अगर आप घर से बाहर निकलें, मास्क पहने, मास्क नाक और मुंह दोनों को कवर करना चाहिए। हाथों को जब भी आप कोई सरफेस टच करें, हाथों को 20 सेकेंड वॉश करिए या सैनिटाइजर यूज करिए जिसमें अल्कोहल मात्रा 60% से ज्यादा हो, और सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी बनाए रखें। ये बहुत जरूरी है, इससे हम कोरोना के अगेंस्ट फाइट जीतेंगे। जी। Right. Professor Gupta, we've listened to one perspective. Perhaps that's the perspective of all medical practitioners after what the Prime Minister said yesterday. He pointed out certain very important points of the major takeaways of the crisis that our country, that we have all emerged from of the past few months. Among them is the building of a new health infrastructure. Second is the distribution of free vaccines by the government, and then to ensure that the vaccines cost minimal even if they do. How big a difference will this make, and how big a challenge is it for the government? The Honorable Prime Minister has brought out certain paradigm shift in the management of COVID-19 in the present perspective. He has emphasized the development of medical infrastructure with adequate supplies of various drugs and oxygen. And as far as vaccination is concerned, everybody knows that vaccination is the final instrument to conquer the COVID-19 on a long-term basis. And allowing all the people of the age of 18 years to have the vaccination free of cost at government sectors at a very nominal cost in the private sector is giving a huge impetus to conquer the COVID-19 in the next few months actually. The most important thing is that we now have got multiple facilities of production of 3 types of vaccines and more in the offering in the future actually, which are in the development phase. So I hope that we are going to win the COVID-19 in the next few months. And of course, we know that the vaccines are going to be effective. But at the same time, COVID appropriate behavior is extremely important till we vaccinate all the people in our country so that the further spread of COVID-19 does not happen further. ठीक है। डॉक्टर परमजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नोडल ऑफिसर भी हैं कोविड-19 के उत्तराखंड में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ये जुड़े हुए हैं। डॉक्टर परमजीत सिंह, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो कल फैसला किया है, खासकर वैक्सीनेशन को लेकर के, जो एक पूरा बदलाव अभी तक की जो वैक्सीनेशन नीति थी उसमें किया गया है, कितना ज्यादा फर्क इसका आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेगा? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। तो प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है कि जितनी जल्दी हो सके पूरी कंट्री के जितने लोग हैं सबको जितनी जल्दी हो पॉसिबल हो, क्योंकि हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से भी देखना है, तो जितनी जल्दी हम सब लोगों को वैक्सीनेट कर पाए उतनी जल्दी हम इससे निजात पा सकते हैं। हम ऑलरेडी एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में केसेस घट रहे हैं। ऑलरेडी हमने देखा कि सेकेंड वेव जो है बड़ी भयावह रूप से आई थी और इतनी ज्यादा केसेस एकदम से सर्ज हुआ था कि हम लोग केसेस को संभाल नहीं पाए थे। इतने ज्यादा एकदम से सीरियस केसेस बढ़ गए, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई, आईसीयू बेड्स की शॉर्टेज थी। आपने देखा कि पेशेंट्स जो है आईसीयू नहीं मिल पा रहा था, पेशेंट्स को जनरल वार्ड में ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहा था, तो बड़ी भयावह स्थिति थी। हम लोग कुछ चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति फिर ना आए उसके लिए एक तो थर्ड वेव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो डिफेंस मिनिस्ट्री DRDO के द्वारा फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाए गए, जैसे कि उत्तराखंड में 2 500 बेडेड हॉस्पिटल्स इन्होंने एक तो हल्द्वानी में बनाया है, एक ऋषिकेश में बनाया है। इसमें कि फुल्ली इक्विप्ड है वो,
125 आईसीयू बेड्स हैं और 375 ऑक्सीजन बेड्स हैं। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ वहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो थर्ड वेव की एक तो हम तैयारी कर रहे हैं, और दूसरा जो वैक्सीनेशन का जो निर्णय लिया गया है कि जितनी जल्दी हो सके और जिस भी तरीके से जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे कि इनके बारे में बताया जा चुका है, जो अपकमिंग वैक्सीन हैं, ये जितनी जल्दी लग जाए उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और उतनी जल्दी हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। हो सकता है कि थर्ड वेव उस रूप में ना आए जैसे कि हमने सेकंड वेव को देखा है। लॉकडाउन के बाद हो सकता है कि कुछ केसेस बढ़े, लॉकडाउन खुलने के बाद जैसे जैसे मार्केट्स ओपन होंगी, लोग थोड़ा सा मार्केट्स में जाएंगे, थोड़ा गैदरिंग्स होंगी, तो हो सकता है कुछ केसेस बढ़े, लेकिन हम उनको टैकल कर पाएंगे। हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि उनको टैकल कर पाए। हमारे पास ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और हमारे पास बेड्स अवेलेबल हैं, कोई ऐसी शॉर्टेज नहीं है। ऑलरेडी हम अपने आप को अपग्रेड कर चुके हैं फैसिलिटीज को। और तीसरी एक चीज जो आजकल जो अवसर जा रहा है वो आ रहा है फंगल इन्फेक्शन का। अब जब मेन हमारा इशू जो बनने वाला है वो बनने वाला है पोस्ट कोविड पेशेंट्स जो है हमारे, तो अराउंड बहुत सारे पेशेंट्स अराउंड 20 to 30% केसेस ऐसे हैं जिनको कि कोविड रिकवर होने के बाद भी उनकी सांस फूल रही है या उनको कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जा रहा है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन। जैसे कि हम म्यूकरमाइकोसिस की बात करते हैं, तो म्यूकरमाइकोसिस के केसेस उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं। एम्स ऋषिकेश में काफी सारे केसेस एडमिट है, हमारे यहाँ अराउंड 25 to 30 केसेस हमारे यहाँ एडमिट है। उनकी सर्जरी और उनका जो एम्फोटेरिसिन भी है, जो ट्रीटमेंट है, वो सब चल रहा है। लेकिन केसेस जो है हम पोस्ट कोविड वाले एरा को भी हमें देखना पड़ेगा। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको कोविड से तो रिकवर हो गए, लेकिन अभी वो फुल्ली तरह से रूम एयर पे नहीं आ पाए हैं, रूम एयर पे वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनको घर पे ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत है। तो ऐसे लोगों को जो है एक्सरसाइज, चेस्ट फिजियोथेरेपी, इन सब की आवश्यकता है। योगा प्राणायाम का काफी रोल है इसके अंदर। तो जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स हैं चेस्ट के, तो इनकी जरूरत पड़ेगी। जो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहे हैं, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन, इनको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। Right. Coming back to you, Dr. Rawat, when we talk about making vaccines free, how big an issue is basically the price of vaccines, as you have understood from your experience over the years as a practitioner on the ground? How big an issue could price become, and how does this solve a major problem? I think, Rukma, you need to see that this is a public crisis, and obviously our Honorable Prime Minister has taken a right decision. If you look at various countries in Europe and also the UK and America, they are all the vaccination is funded by the central government. I was a consultant surgeon in UK. I lived there for 17 years. So I think this is a way forward, because what happens when you are procuring a vaccine, it becomes easier. Like when states were saying they wanted to buy the vaccine and give it to the citizens in the state, you have seen in last 1 month how difficult it was. Because as you saw that the Municipal Corporation of Bombay, they also opened the tender for the foreign companies so that they can get the vaccine. Obviously none of the company came in to supply to the state or the municipal corporation. So what happens when a government is buying, a national government is buying, number one, it becomes easier. Number two, you can have a good negotiation because you are buying in such a big quantity that when you are negotiating, you got a extra edge so that you can negotiate it better. So I think this is a wonderful thing that the central government is buying 75% of the vaccine, which includes 25% of the state. So this will, what it will do is it will streamline the vaccination process, and I think in a due course of time, I think you need to understand, Rukma, one thing, that we need 60-70% of the population vaccinated so as we get a herd immunity. So till the time we don't have a herd immunity, and you would have seen that some of the countries where you have a vaccination of 60-70% of the population, take the example of Israel. So they have opened up
to the normal things. So this is what we need to do, so that if we can vaccinate our population, 60-70% of the population, as the plan is, I think we should be able to vaccinate by November. So that will be a great achievement. ठीक है। प्रोफेसर गुप्ता, आप क्योंकि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से आप जुड़ रहे हैं, आपसे हम यूपी की स्थिति के बारे में थोड़ा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष हैं कोलकाता से। आशीष, सवाल पूछिए। सर जी नमस्ते। पूछिए। सर, आजकल बहुत लोग विटामिन सी, जिंक इत्यादि के टैबलेट खा रहे हैं, तो मैं नहीं खाना चाहता हूँ। तो जो खाते हैं वो सही कर रहे हैं या जो नहीं खाते हैं वो सही कर रहे हैं? ज्यादा बेहतर कौन है? प्रोफेसर गुप्ता। विटामिन सी की टैबलेट हम लोग ज्यादातर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डोज के विटामिन सी की जरूरत नहीं होती है। आपको नॉर्मल विटामिन सी इनटेक होना चाहिए, जैसे कि आप फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, उसी से काफी इम्यूनिटी आपकी इंप्रूव हो जाती है। तो बहुत ज्यादा विटामिन सी का कंजप्शन भी आज की तारीख में हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। ठीक है। प्रोफेसर गुप्ता, अगर हम यूपी की बात करते हैं तो अब जो आज का लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास आए हैं उसके अनुसार यूपी में अब लगभग सभी जो जिले हैं वहां पर 600 से कम आ गए हैं मामले, और कर्फ्यू में भी अब ढील देना पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है कुछ पाबंदियों के साथ। और यूपी में हमने देखा कि इस बार न सिर्फ शहरों में, लखनऊ या दूसरे शहरों में, बल्कि गांवों में भी कोरोना का प्रभाव हमने इस बार देखा। तो कुल मिलाकर जो यूपी की स्थिति है उसको किस तरह से आप उसका आकलन करेंगे आज की तारीख में? आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी बेहतर है। कल की स्थिति ये है कि 1000 केसेस कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए थे और मृत्यु दर भी काफी कम हुई है। और 71 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लॉकडाउन खुल चुका है और 4 डिस्ट्रिक्ट में कुछ दिनों में ही खुलने वाला है। ओवरऑल पिक्चर काफी अच्छी है। काफी केसेस कम हो गए हैं, लोग बाग काफी रिलैक्स्ड हैं, और ये बात सत्य है कि गांवों के अंदर काफी कोविड-19 का प्रकोप रहा था, लेकिन वो अब काफी कम हो गया है। और ओवरऑल पिक्चर यूपी के अंदर, ओवरऑल सीन जो है, जो यूपी के अंदर है वो काफी बेहतरीन है। Right. Right, Dr. Singh, you're stationed at Uttarakhand. So tell us about give us this situation as far as the health infrastructure there is concerned. The Prime Minister has said that COVID brought up a lot of issues. We never realized that we were so short of oxygen concentrators. We never realized that there could come a time when we could need something like this of vital importance to save lives. ठीक है, डॉक्टर परमजीत सिंह जवाब दें उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राघव कुमार समस्तीपुर बिहार से। राघव, सवाल पूछिए अपना। राघव जी नमस्कार सर। जी पूछिए, सवाल पूछिए। जी सर, मेरा प्रश्न ये है सर, जो दूसरा डोज लगवाना पड़ रहा है, अगर सर ये दूसरा डोज नहीं लगवाया जाए तो उसका क्या साइड इफेक्ट है? और सर ये, और मैं यह जानना चाहता हूँ जो इसका थायराइड में इससे क्या नुकसान होता है सर, और थायराइड के संपूर्ण लक्षण मैं जानना चाहता हूँ। यानी कि आप पूछ रहे हैं कि पहली डोज लगाने के बाद दूसरी डोज वक्त पर नहीं लगी तो उसके क्या नुकसान है, और थायराइड में क्या कुछ नुकसान है, यही ना? जी 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 डॉक्टर रावत। हाँ जी, थायराइड का तो जो इनको नॉर्मल टैबलेट्स ले रहे हैं वो कंटिन्यू लेना चाहिए, एंड थायराइड टैबलेट्स लेना कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है वैक्सीन के लिए। राइट। ठीक है, और ये इनका ये भी सवाल है कि अगर ये पहली डोज ले चुके हैं लेकिन दूसरी डोज की अगर तारीख नियत नहीं है और जिस फिक्स तारीख पे अगर वो नहीं लगा पाए तो उसका कोई नुकसान है? 1-2 दिन आगे पीछे लगा सकते हैं? नहीं, 1-2 दिन, हफ्ते, 10 दिन तक कोई नुकसान नहीं है। डिपेंड करता है कौन सा इन्होंने पहला डोज लिया है। अगर उन्होंने कोविशील्ड लिया है, कोविशील्ड के लिए तो अब जो 2 डोज के बीच में इंटरवल है वो 3-4 महीने का कर दिया है, तो इनको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
Well, Dr. Paramjit Singh, I was asking you about the lessons COVID has taught, even in let's say remote areas of Uttarakhand, when the Prime Minister says that the health infrastructure has greatly improved. What is your experience? It's true that the health infrastructure has improved to a marked degree. Because if we take the example of our hospital, Loli, ours is in this new medical college. So we have around 600 beds, 600 bed hospital. And in the first wave, we didn't have all the beds that were having the central oxygen supply. There were around 300 beds. Now all the 600 beds that are there in the hospital are having the central oxygen supply. And previously we didn't have our own oxygen plants. Now we have got 4 oxygen plants all over here. And apart from that, we have got the ventilators that are there. And oxygen concentrators were not there. Now we have got around 250 to 300 oxygen concentrators are there. And we have got a fabricated hospital built by the DRDO in a record 3 weeks time, which has got a 500 beds, including 125 ICU beds, with a separate liquid oxygen plant that is there. And all the ICU beds are having the well-equipped ventilators. So this is that we have, to a great extent, we have increased our infrastructure in terms of oxygen supply, the ICU beds, the other beds, and the other facilities, and the manpower has also increased. Right. ठीक है डॉक्टर रावत, सवाल ये है कि अभी आंकड़े कम हो गए हैं, लोगों को भी थोड़ा सा सुकून है, और जो एक आर्थिक गतिविधियां लगभग रुक गई थी उनको भी शुरू करने की अब कोशिशें शुरू हो गई हैं, और आर्थिक गतिविधियां कई राज्यों में अब शुरू भी हो गई हैं। लेकिन आने वाले समय को, चाहे उसको तीसरी लहर कह दें या इसके बाद अब लोग लापरवाही करें, उसके बाद कुछ हालात खराब हो जाएं, उसको देखते हुए हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, न सिर्फ हम बड़े शहरों दिल्ली मुंबई की बातचीत करें, बल्कि पूरे देश में जो दूर दराज के इलाके भी हैं, उन सब इलाकों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आने वाले समय के लिए किस तरह से तैयार किया जा सकता है? देखिए चंद्रशेखर जी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिपेंड करता है कि एक कंट्री अपने हेल्थ केयर में कितना पैसा खर्च करती है जी। तो इंडिया में लगभग हम लोग 3% के करीब हेल्थ केयर में खर्च करते हैं, और इसी को अगर आप अमेरिका से कंपेयर करें, अमेरिका में 16% हेल्थ में खर्चा होता है, और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर 8 to 11% खर्चा होता है। इवन जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वगैरह, वहां पर भी 9-10% खर्च होता है। आई थिंक कोरोना आने से जो हेल्थ केयर में फंडिंग है वो ज्यादा हो जाएगी। अभी इसको मोदी जी ने एक बहुत अच्छा किया था, जब वो प्रधानमंत्री बने थे उसके कुछ सालों बाद उन्होंने हेल्थ केयर में लगभग 1% के करीब इंक्रीज किया था, तो 2 से 3% के करीब हम आए हैं। अब इसको ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करना होगा, जैसे 3 से 5, 5 से 6, 7, तो जैसे जैसे फंडिंग आएगी वैसे वैसे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर होता रहेगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले कई सालों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क पड़ा है, और पीपल जो पब्लिक भी है वो भी अवेयर हो गई है। और लेकिन इस बार जो हमारे नंबर ऑफ केसेस बढ़े थे जो सेकेंड वेव में, वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था। इतने नंबर अगर आप देखें कि एक साथ अगर डेली आपको 4.25 लाख केसेस आ रहे हैं, और जैसे कि डॉक्टर परमजीत सिंह जी ने भी बोला है कि जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में हो गई थी, उस समय भी जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली काम किया। जैसे कि आपने देखा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन जो आपके कॉन्सेंट्रेटर हैं और जो ऑक्सीजन यूनिट्स हैं, वो बहुत कम समय में उन सब चीजों को इंपोर्ट भी किया और लगाई भी गई हैं।
और टास्क फोर्स में जो नेशनल टास्क फोर्स है उसमें भी हम लोग गवर्नमेंट के साथ बड़ा प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, जिससे कि बाद में कोई भी आपदा आए हम तैयार रहें। और ये तैयारी है, इसको जारी रहना चाहिए। हमें उससे भी सीखना होगा, पास से भी सीखना होगा। जब स्पेनिश फ्लू आया था वो 3-4 वेव में आया था, और उसमें भी जो सेकंड वेव थी वो सबसे ज्यादा घातक थी। हमें ये नहीं सोचना है कि घातक वेव निकल गई है और आगे की प्लानिंग नहीं करनी है। हमें जो थर्ड वेव अगर आएगी उसके लिए भी तैयारी रखनी है, और जितने भी म्यूटेशन चेंजेस हो रहे हैं वायरस में उसके लिए भी ऑब्जर्वेशन रखना है और अपनी तैयारी पूरी रखनी है। लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पब्लिक की बनती है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, और जहां भीड़ भाड़ है, चाहे पॉलिटिकल रैलीज हो, चाहे सोशल आपका जमावड़ा हो, जैसे कि शादी हो गया, बर्थडे हो गया, शादियों में जो पहले भीड़ होती थी 100-100, 200-200 लोगों की, वो नहीं करनी है। और जो स्टेट्स हैं वो भी बड़ा प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने कल बोला है कोई भी शादी में 20 लोगों से ज्यादा लोग नहीं रहना है। सो सोशल गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग और पॉलिटिकल गैदरिंग, और जो आपकी अपनी गैदरिंग है जहां आप काम करते हैं, साथ बैठ के खाना अगर खा रहे हैं उसको अवॉइड करना है, और अगर आप साथ बैठे हुए हैं मास्क को लगाए रखना है। हमें भी अपनी तरफ से पूरा का पूरा एहतियात रखना है। Right, Dr. Rawat, when we talk about the preparedness, you just mentioned that. Well, we are saying, the health minister has also said, the prime minister also said that the testing capacity has been ramped up many times. How does that help the medical practitioner? I think it helps in a great way. Like if you go to when the corona started, we didn't have a testing kit, we didn't have the mask, we didn't have a PPE kit, we didn't have a oxygen cylinders, and we didn't have ventilators. So I think it's all ramped up, and if you see that we have done more than 30 crores of testing, and we are doing roughly about 15 lakhs testing a day. So obviously if there is a testing, then only we will find out. When we are talking about that the positivity rate is 4.6%, it doesn't have any value if the testing done is 50,000 or 1 lakh. So when the testing in a day is done more than 10 lakhs, then it's validated. And obviously if we find the patient of corona early, the treatment start early, and then obviously the micro containment also starts early, so that we avoid the spread of corona absolutely in the beginning. ठीक है, डॉक्टर परमजीत सिंह आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। घर की सारी चीजें महंगी हो जरूरी है, उम्दा हो बहुत जरूरी है, लेकिन घर का जो सीमेंट है ना वो बहुत उम्दा होना चाहिए। जैसे वंडर सीमेंट, भाई उसकी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के चर्चे हैं वर्ल्ड में। आप हमारे और कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं वकील हूँ। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। Welcome back. You're watching Dr. Speak, and with us are Dr. Rawat, Dr. Professor Gupta, and also Dr. Paramjeet Singh. Chandrasekhar, would you like to continue? या डॉक्टर परमजीत सिंह, आपसे ये सवाल हम जानना चाहते थे, क्योंकि उत्तराखंड में आप नोडल ऑफिसर भी हैं कोविड-19 से जुड़े हुए। तो दरअसल उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो जो बाकी प्रदेश हैं वहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर स्थिति अलग है, काफ़ी दूर दराज के इलाके हैं, और इस बार तो हमने देखा कि मैदानी इलाकों से लगभग ही
जो पहाड़ी ज़िले हैं वहाँ पर भी कोरोना के काफ़ी मामले वहाँ पर नज़र आए। तो कितनी मुश्किलात आपको आती है दूर दराज के इलाकों में कोविड-19 से जंग लड़ने में? क्योंकि रिमोट पहाड़ों में मुश्किल होती है, कई जगह रोड्स भी नहीं है, तो पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं। जैसे गांव में शादियां हुई या ब्याह हुए, जैसा कि सबने डॉक्टर रावत ने बताया, शादी ब्याह में पहाड़ों में इस तरह से हुआ, इन गैदरिंग की वजह से कोरोना जो है वहाँ पे काफी फैल गया। तो शादी से जो है वो इन्फेक्ट हो गया, एक्सपोजर हो गया, इन्फेक्ट हो गए। वैसे तो वहाँ पे जो घर है वो दूर दूर बने होते हैं और इतना वो नहीं है कि भीड़ भाड़ हो वहाँ पे, लेकिन ये गैदरिंग की वजह से वहाँ पे केस फैले। और वहाँ पे थोड़ा सा इश्यूज ये आता है कि हेल्थ फैसिलिटीज इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है वहाँ तो फैसिलिटीज हैं, वहाँ तो गवर्नमेंट ने ऑगमेंट भी किए फैसिलिटीज, वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज किया है, मैन पावर इंक्रीज की है, लेकिन वहाँ से जो है सैंपल कलेक्ट करके सैंपल भिजवाना उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि बाय रोड ही आता है। अभी कल ही हमारे पास हल्द्वानी में एक पेशेंट आए, मुंशियारी में थे वो, हिली एरिया, तो वहां से उन लोगों ने अरेंज करके क्योंकि बाय रोड आने में काफी टाइम लगता है, तो उन्होंने जो है डीजीसी से कह के हेलीकॉप्टर अरेंज करवाया। उनके थ्रू जो है पेशेंट की कंडीशन बिगड़ रही थी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो गई थी पेशेंट को, और पेशेंट की कंडीशन डिटेरियोरेट कर रही थी। तो वहां से कल ही उनको लैंड करके यहाँ भिजवाया गया, तो दोपहर तक यहाँ पहुंच गए थे पेशेंट को। तो हमने कैजुअलिटी में पेशेंट को अटेंड किया, तुरंत उसको आईसीयू में शिफ्ट किया गया, यहीं पे तुरंत उनकी इन्वेस्टिगेशन किए गए, तो एंटीवायरल रेमडेसिविर स्टार्ट किया गया और साथ में टॉसिलिजुमैब लगाया गया पेशेंट को तुरंत, क्योंकि डे 7 ऑफ इलनेस था पेशेंट को, जो भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल था वो पेशेंट को दिया गया। और आज जो है पेशेंट की कंडीशन काफी बेहतर है। तो कल से और आज में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पेशेंट की कम हो गई है, तो इसलिए कि हम पेशेंट को तुरंत शिफ्ट करवा पाए वहां से, बिकॉज जो पेशेंट को एयरलिफ्ट किया गया वहां से, उसकी वजह से पेशेंट टाइमली पहुंचा और हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइमली दे पाए। इसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन काफी बेटर है आज, और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मिनिमल पे पेशेंट आ गई, टाइमली पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल गया। यही ट्रीटमेंट अगर डिलेड हो जाता 2-3 दिन, तो हो सकता है कि वो पेशेंट के अंदर वो इम्प्रूवमेंट ना आ पाए। तो एक तो सैंपल्स की प्रॉब्लम है कि सैंपल्स को भेजने में टाइम लगता है, दूसरा अगर पेशेंट की कंडीशन डिटेरियोरेट कर जाए तो पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या गांव से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाने में, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से टर्शरी केयर हॉस्पिटल जो कि है सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी है, इसमें टाइम लग जाता है। तो ये टाइम डिले कम करने के लिए गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि जो सीरियस पेशेंट है उनको एयरलिफ्ट किया जाए डायरेक्टली, ताकि टाइमली पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल पाए। Right. Sandeep Saral is asking on Facebook, sir, what is the reason for breakthrough infections? He says 3/4 breakthrough infections in Delhi due to Delta variant. Professor Gupta? There seems to be a problem with your audio, Professor Gupta. Unmute, I think unmute if you could unmute I have yourself. unmuted, yes. Right, Okay. right. The breakthrough infections are basically infections happening with a certain other mutants actually, which we call it a breakthrough infections. And this can happen if you have got not immunity against those mutants actually. Right. And Advocate Prabhat Kashyap is asking, shouldn't there be antibodies testing before administering vaccines, so that vaccines should reach the right people at the right time instead of a chaotic environment during vaccine shortage? Dr. Rawat. I think the trouble with the antibody testing is the antibody after the infection will last only for 6 months. And it's very difficult to predict whether you are on the first month of your antibody or you are on the 5th month of antibodies. And obviously it will involve lot of population. You know, if you are doing the antibody testing for 90 crore people, it's not going to be easy. So I think the best way forward is to vaccinate 60-70% of the population, so that they have a herd immunity. I think that'll be the better way forward rather than testing the antibodies. I don't think so any country in the world have done like antibodies testing. And as I said also, the antibody lasts for about 6 to 8 months, and it's very difficult to predict whether you are in the beginning of the antibodies or whether you are in the later phase of your antibodies. If you are in the later phase of your antibodies and if you test positive and if you don't receive vaccine,
then after couple of months, you know, you will develop corona. And as you have seen that, you know, if somebody has corona in the past, normally they are safe for 6 to 9 months. And you have seen that, you know, a couple of patients who had a corona last year, they had a corona again this year. ठीक है प्रोफेसर गुप्ता, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जहां एक और कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के काफी मामले सामने आ रहे हैं। आपके यहाँ पे क्या कुछ स्थिति है? अगर हम यूपी की बात करें तो, और किस तरह से आप डील कर रहे हैं इस पूरे मामले से? यूपी में ब्लैक फंगस के जो इन्फेक्शंस हैं काफी हद तक पाए जा रहे हैं, नंबर काफी बड़ा है उसका। और ये बेसिकली यदि आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है और स्टेरॉइड्स का सेवन आप अधिक समय तक बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं, उसकी वजह से होता है। तो ये जरूरी है कहना कि यदि आपको कोविड-19 इन्फेक्शन है और यदि आपको डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज अच्छी तरीके से कंट्रोल करनी चाहिए। और स्टेरॉइड्स यूजुअली डायबिटीज को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, और यदि डायबिटीज है आपको और स्टेरॉइड्स आप ले रहे हैं तो ब्लड शुगर की मात्रा काफी आपके ब्लड में काफी बढ़ जाती है। तो उसके लिए आपको जो जरूरी दवाइयां अपने डॉक्टर से सलाह लेकर होनी चाहिए। ये ग्रेजुअली धीरे धीरे कम हो रहा है ब्लैक फंगस, क्योंकि जैसे जैसे कोविड खत्म हो रहा है मरीजों के नंबर कम हो रहे हैं, तो अब ये थोड़ा सा ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन थोड़े कम मात्रा में आ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर परमजीत सिंह, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर क्या कुछ ब्लैक फंगस की स्थिति है? ब्लैक फंगस का जो है हमारे मैक्सिमम केसेस जो एम्स ऋषिकेश में है, आई थिंक मोर देन 100 या 150 केसेस वहाँ पे हैं, और काफी पेशेंट्स को वो लोग ऑलरेडी सर्जरी करके डिस्चार्ज भी कर चुके हैं। और हम अपने हॉस्पिटल हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो हमारे अराउंड 27 पेशेंट्स ब्लैक फंगस के अभी तक आए हैं, और जिनमें से अराउंड 8 to 10 पेशेंट्स को जो है एंटी सर्जन द्वारा और आई सर्जन द्वारा सर्जरीज की गई हैं, और 4 डेथ्स भी हुई हैं ब्लैक फंगस के केसेस में। और यहाँ पे सर्जन अवेलेबल है, फैसिलिटीज अवेलेबल है। एम्फोटेरिसिन भी शुरू में क्राइसिस थी, लेकिन एम्फोटेरिसिन भी हमारे पास जो डिऑक्सीकोनेट वाली अराउंड 2000 वायर्स जो है अवेलेबल कराई गई थी, तो एम्फोटेरिसिन भी अवेलेबल है। और शुरू में जैसे केसेस बढ़ रहे थे, तो अभी जो है 2-3 केसेस आते हैं, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ रहे हैं। कोविड के केसेस भी रिकवरी की ओर है। तो जो हमारा उत्तराखंड का जो डेटा है, तो कल की डेट में 395 न्यू केसेस आए हैं कोविड के, 21 डेथ्स हुई है कल की डेट में कोविड की। एक्टिव केसेस 14,122 है। तो कोविड के केसेस भी रिकवरी की ओर है। तो जैसे जैसे इनकी रिकवरी बढ़ेगी तो ब्लैक फंगस के केसेस कम होंगे। तो जैसा कि डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स है उनमें इसके इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, और जो पेशेंट लॉन्ग टर्म हाई डोज स्टेरॉइड्स पे है, यूजुअली हम लोग कोविड पेशेंट में 5 to 10 डेज जितना मिनिमम हो पाए उतना कम देने की कोशिश करते हैं। जो इम्यूनो सप्रेस्ड हैं, जो ऑलरेडी कैंसर कीमोथेरेपी पे हैं, जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है, तो ऐसे पेशेंट्स को म्यूकरमाइकोसिस और दूसरे फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। तो अगर हम इन पेशेंट्स को पहले से ही जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स है, क्योंकि पोस्ट कोविड पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो पोस्ट कोविड पेशेंट में हमें स्क्रीन करना पड़ेगा इसके लिए, फंगल इन्फेक्शंस के लिए, ताकि हम जो उसको है शुरू में ही उसको कंट्रोल कर पाए, उससे अच्छी तरह ट्रीट कर पाए। लेकिन एक बार अगर ब्लैक फंगस का केस बढ़ जाता है, अगर साइनस को इन्वॉल्व कर लिया उसमें, उसके बाद ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर लेता है और आई को भी इन्वॉल्व करता है, तो जब एडवांस्ड हो जाता है तब हमें जो है सर्जरी करनी पड़ती है। इवन आई को भी एक पेशेंट्स में अभी 2 दिन पहले पूरा उसका जो है पहले रिमूव करना पड़ा, मैंडिबल रिमूव करना पड़ा, उसकी आई निकालनी पड़ी पूरी। तो ऐसे में एडवांस केसेस में काफी दिक्कत आती है, क्योंकि उसको जैसे कि हम कैंसर की सर्जरी करते हैं, जैसे कैंसर रैपिडली स्प्रेड कर जाता है तो बड़ी एक्सटेंसिव सर्जरी उसके अंदर करनी पड़ती है। तो अगर हम उसको शुरू में ही कंट्रोल कर पाए, कुछ स्टडीज आई है उसमें प्रोविडोन आयोडीन का जो नेजल स्प्रे उन्होंने रिकमेंड किया है कि ताकि इसे प्रिवेंट किया जा सके। और ऑक्सीजन फ्लो मीटर में हम लोग कोशिश करें कि डिस्टिल वाटर ही डाला जाए उसको, उसके थ्रू इन्फेक्शन ना फैले। और ये सब प्रिकॉशंस लेके, शुगर को कंट्रोल करके, इन सब प्रिकॉशंस के द्वारा हम जो है ब्लैक फंगस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है सर। बबली शर्मा दिल्ली से कॉल कर रही हैं। बबली, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी पूछिए। सर, हमने ना कोवैक्सीन लगा रखी है।
तो हमने आउट ऑफ इंडिया जाना है। एक बार सवाल दोहराएंगे अपना? सर मैंने ना कोवैक्सीन लगवा रखी है, तो सर मैंने जाना है आउट ऑफ इंडिया कनाडा के लिए। अच्छा, तो वहाँ पे ये परमिशन नहीं है, वहाँ पे तो कोविड शील्ड कह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट की ओर से कल गाइडलाइंस भी आई हैं और अभी गाइडलाइंस और इसको लेकर के आगे स्थिति साफ होगी। डॉक्टर रावत, इन्होंने कोवैक्सीन लगाई है और इनको आउट ऑफ कंट्री जाना है, कनाडा इनको जाना है, लेकिन वो बता रही हैं कि वहां पर वो कोविशील्ड को मान्यता दे रहे हैं, कोवैक्सीन को नहीं दे रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ दिनों पहले आया था एक कि दे आर वर्किंग विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एंड जल्दी से मुझे लग रहा है कि 100 में से शायद 90 चीजें गवर्नमेंट ने दे दी हैं और जो बाकी चीजें WHO ने मांगी हैं वो दे रहे हैं और मेरे हिसाब से जल्दी ही कोवैक्सीन को मान्यता मिल जाएगी। ठीक है डॉक्टर रावत, दरअसल हम अभी बात कर रहे थे म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर के, तो ब्लैक फंगस जिस तरह से प्रोफेसर गुप्ता और डॉक्टर परमजीत सिंह बता रहे हैं कि उत्तराखंड में भी, यूपी में भी, यहाँ दिल्ली में भी और बाकी राज्यों में भी हम देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस के काफ़ी केसेस सामने आ रहे हैं। इस सब को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? किस तरह से इसको डील आगे करने के लिए अभी क्या कुछ करने की ज़रूरत है? क्योंकि जहाँ एक और कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, ब्लैक फंगस के काफ़ी मामले आ रहे हैं और ये कोरोना से भी ज़्यादा डेडली इस वक्त है। आई थिंक ब्लैक फंगस का जो पहला डेटा था इंडिया में, जो रिपोर्टिंग थी, वो हमारे गंगाराम से ही लास्ट ईयर हुई थी और गंगाराम में काफी ब्लैक फंगस के पेशेंट्स हैं हमारे यहाँ और हमारे यहाँ ब्लैक फंगस के लिए एक पर्टिकुलर टीम भी बनाई है। बाकी डॉक्टर परमजीत सिंह ने और डॉक्टर गुप्ता ने बोला है, कुछ चीजें मैं जो बताऊंगा कि जब मरीज कोरोना से संक्रमित होते हैं उनको अपने आप को क्लीन रखना बहुत जरूरी है कि उनको मेंटेन पर्सनल हाइजीन। कई बार होते हैं वो बहुत दिनों तक नहाते नहीं हैं और उसके कारण जब आपकी बॉडी में गंदगी रहती है उसके कारण ब्लैक फंगस होने का थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। और जहां पर आप रहते हैं सड़ी गली सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसको आप क्लीन रखिए, अपने घर को क्लीन रखिए और जो भी आपकी सड़ी गली सब्जियां या फ्रूट्स हैं उसको रेगुलरली घर के बाहर उसको डिस्पोज ऑफ करिए। और जैसा कि मेरे कोलीग्स ने बताया है कि अगर आपको डायबिटीज है, आपने अगर स्टीरॉइड लिए हैं बहुत हाई डोज में और ऑक्सीजन ली है, तो ऑक्सीजन के लिए स्टीराइल वाटर जरूरी है ह्यूमिडिफिकेशन के लिए। और बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं मैं उनको यही सलाह दूंगा, बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉइड्स अपने आप यूज ना करें। जब बहुत ज्यादा केसेस हो गए थे, एक ट्रेंड हो गया था कि अगर किसी को कोरोना है वो अपना जो ट्रीटमेंट है अपने रिश्तेदार या दोस्तों को भेज रहे थे, वो गलत है। जो स्टीरॉइड यूज करने का इंडिकेशंस हैं, अगर आपका ऑक्सीजन नॉर्मल है, सैचुरेशन, आपको स्टीरॉइड लेने की जरूरत ही नहीं है। तो उसमें वही है, अगर आपको डायबिटीज है उसको कंट्रोल में रखना है, स्टीरॉइड को जुडिशियसली यूज करना है, एंटीबायोटिक और एंटीफंगल को जुडिशियसली यूज करना है और आप ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं तो उसके लिए क्लीन स्टेराइल वाटर लेना है। और अगर आप ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, अगर आपको कैंसर है, तो इसके लिए भी आपको बहुत सतर्क रहना है, बिकॉज यू फॉल इन हाई ग्रेड कैटेगरी, हाई रिस्क कैटेगरी। और जैसा कि डॉक्टर परमजीत सिंह ने बताया है कि जो अर्ली वार्निंग साइन होते हैं उसको आपको पकड़ना है। अगर आपको नेजल कंजेशन या साइनसाइटिस है, अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है, अगर आपको अंदर नाक के अंदर ब्लैक डिस्कलरेशन हो रहा है, अगर आपको फीवर है, हेडेक है,
ब्लड विजन है, अगर आपको दो डबल विजन है, तो ये सब अगर आपको फेस पे स्वेलिंग हो रही है या रेडनेस है आईज या नोज के अराउंड पे, उसको लेके आपको बैठना नहीं है, जल्दी डॉक्टर को पास पहुंचना है। क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस में अगर आप जल्दी पहुंचेंगे, आपका इलाज जल्दी स्टार्ट होगा और आप जल्दी ठीक होंगे। और अगर लेट स्टेज में पहुंचते हैं तो ये बड़ी भयानक बीमारी है, इसमें मोर्टेलिटी भी होती है। तो आप जो आपके सिम्टम्स हैं, जल्दी डायग्नोस होना जरूरी है। Right. On Facebook, we have another question. Bhargavi Natu, she says, my aunt was admitted to hospital for a month. She is recovering slowly, but still she is on oxygen support for nearly 2.5 months now. But the slightest exertion causes her oxygen level to drop to 85. Professor Gupta? It has been seen in some people who have got very severe lung damage. They continue to be on supplemental oxygen for a long period of time. In fact, almost 5% of the cases can require oxygen on a long-term basis, but a lot of people also recover out of it in due course of time. So my suggestion is to give the oxygen, maintain her oxygen concentration between 90 and 93%, and carry on with that, provided one has to observe that there should not be any superimposed lung infection or mucormycosis. So that factors has to be taken in account before going for a long-term planning of supplementary oxygen, because many of these things can compromise your oxygen concentration, like mucor infections or aspergillosis, or simultaneous pneumonia happening in these people can cause this problem. Right. And when there somebody asks here, Rajesh Bali asks, a media report says that Covishield is more effective than Covaxin. Please, I'd like an expert's comment. Dr. Rawat? I think I would say whatsoever vaccine you are getting, take it, because what happens that, obviously the difference is very minimal or minute. So obviously, but then, it depends on the serious side effects which was shown in Europe and other Western countries of thrombosis in the vein that are slightly more higher in Covishield than Covaxin. So what I would say that if the efficacy of the vaccine is more than 60%, which is there in both the cases, one of them has got a efficacy of around 70, another one is 80, so the difference is absolutely minimal. So what I would suggest is don't go into which vaccine to take the vaccine which is available locally. Right. Both are good, both are absolutely good. Right. Dr. Paramjeet, Yash Mittal asks, I took Covaxin 7 days ago, but did not get any symptoms of taking a vaccine like fever. How do I know if I created any antibodies? Okay. So it's not necessary that all the recipients of the vaccine, vaccine recipients will get the adverse effects or will get any fever, body ache, weakness. It's not there in all the cases, because in these studies it has been shown that injection site tenderness is there in around 60-70%. The pain can be there, the fever can be there in fever with chills can be there in more than 30% cases. Arthalgia can be there in around 20% cases. Otherwise, very mild symptoms are there, which are there only for 24 to 72 hours only. It's not that in every case they will have the symptoms. The symptoms may not be there. Right. And Professor Gupta, there's one question that keeps occurring again and again. Can a pregnant woman take a vaccine? Initially it was said that lactating women cannot take a vaccine. Now it has been allowed. So tell us, what is the development on that? What are you hearing? At the moment, the Government of India has not recommended vaccinating the pregnant woman actually because of lack of data. And we shall have that data very soon. But at the moment, pregnant women need not to are recommended not to take the vaccines presently. Right.
ठीक है। डॉक्टर रावत, एक सवाल है, विनय गौतम है, ये लिखते हैं कि मुझे 2 ग्राम प्रोटीन जाता है और मैं ब्लड प्रेशर की दवा खाता हूँ, क्या मैं कोविड-19 की वैक्सीन लगवा सकता हूँ? 46 साल मेरी उम्र है। आई थिंक बिल्कुल लगवा सकते हैं। कोविड वैक्सीन का कोई ऐसा स्पेसिफिक वो नहीं है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अनलेस एंड अनटिल आपको वैक्सीन के कंटेंट से एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन पहले अगर उसमें जो कंटेंट्स होते हैं उसके कारण हो, ये बिल्कुल जो आपको प्रॉब्लम है उसमें आप वैक्सीन बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर रावत, एक सवाल और है, विशाल झा हैं, ये पूछते हैं कि मुझे पहली डोज कोवैक्सीन की मिल गई है और अगर सेकंड डोज कोवैक्सीन की ना मिले और कोवैक्सीन की कमी हो तो क्या करूं? कोई कोविशील्ड या दूसरी डोज ले सकता हूं? आई थिंक उनको मैं ये सलाह दूंगा, लोकली आप अभी जैसे हुआ था कुछ दिनों के लिए प्रॉब्लम आई थी, लेकिन सेकंड डोज के लिए कोवैक्सीन अब मेजॉरिटी ऑफ स्टेट में ओपन अप कर दिया है, तो आप इनको यही सलाह दीजिए, लोकली आप पता करिए और कोवैक्सीन की आपको सेकंड डोज उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है। Right. Anand Bhargava again on Facebook asks, why are the after effects of vaccination different in different age groups? That is age group 18 to 45, 45 to 60 and above 60 and above having comorbidities. Dr. Paramjeet, is there a difference in the effect that a vaccine has depending on age? There can be differences in the effects that are there after vaccination in different individuals of the same group also, because the genetic constitution and the immune response can be different in different individuals. Yes. It can be different in the patients who are on who are having certain comorbidities or like diabetes mellitus. It depends on the immune status of the patient. Some patients may have the overreaction to the stimulus, so overreaction may be there, that may be reflected as adverse reactions. Like when we give the first dose of the vaccine, there is primary immune response that is slow to act and it's a weak response, and the antibodies developed after a few days to weeks after the first vaccination. Right. And after few days, when we give the second dose, in the first dose we have given the vaccine, some memory cells develop like B cells and T cells. It's a complex phenomena, complex pathways are involved, cytokines are involved. So memory is there when we give the first vaccination, and when we give the second vaccination dose, the robust and the quicker response is there when we give the second dose, because our body is already had that memory, immune memory is there. So more robust antibody formation is there because the B cells when activated form the plasma cells, and plasma cells form the antibodies. So antibody formation is much more after the second dose of vaccination. And the T cell response, apart from the B cells, we have got the T cell response also. That is also there after the vaccination. It's not only the antibodies, it's also the T cell response that is there for the immunity. So the reaction may be different depending on the immune status of the patient. In children and older age group, especially the older patient may not develop the more severe symptoms. Like the fever may be lesser, the other symptoms may be lesser in the older age group. ठीक है। That may be there. ठीक है। डॉक्टर परमजीत सिंह, डॉक्टर रावत, प्रोफेसर गुप्ता, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों से एक बार फिर हम अपील करेंगे कि ये एक संवेदनशील वक्त है जहां पर आंकड़े कम हो रहे हैं, और ये जो आंकड़े कम हुए हैं इसके पीछे कारण ये है कि लंबे समय से कर्फ्यू, लॉकडाउन, ये सब कारण है। और अब जब कर्फ्यू, लॉकडाउन ये सब खुल रहे हैं तो आपको और सावधान रहने की ज़रूरत है। इसलिए जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका ज़रूर पालन कीजिए और मास्क लगाइए, अपने हाथों को साफ कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और जब ज़रूरत हो तभी घर से निकलिए। Right, it's very important to stay alert, to stay vigilant. The golden rule is always wear a mask and maintain the proactive measures as far as COVID
is concerned, COVID appropriate behavior. Meanwhile, join us again at 3 p.m. for another edition of Dr. Speak, when more of your questions will be answered. Do stay tuned to DD News. Namaskar. नमस्कार.